हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शनै एकेडमी हिंदी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को स्टार्ट किया था। आज हम हमारा इसका सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल क्लास 10th में यह क्वेश्चन आता ही आता है कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। 4 से 5 नंबर में यह क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। हमेशा अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। या तो आप लोगों को एक समीकरण दे दी जाएगी, इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को आपको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। या फिर आपको इक्वेशन दे करके ये दे दिया जाएगा कि बताइए कि यह इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है या नहीं है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम आज का जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ देख लिया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। जैसे ही हम देखेंगे किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी सॉल्यूशन को, तो फटाक से देख करके कैसे बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे बता सकते हैं वो मैं बताऊँगी आगे। निम्नलिखित प्रेक्षण के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखो क्या क्या हो जाए, अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी कि लिक्विड है तो वह गैस में चेंज हो जाए, गैस है तो वह लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है, अगर इस तरीके से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सेकंड हो जाएगा रंग में परिवर्तन हो जाए। हम खाना बनाते हैं तो जो सब्जियां होती है पहले जो रॉ होती, कच्ची होती है, तब उनका रंग कुछ और होता है, लेकिन पकने के बाद रंग कुछ और होता है। तो क्या हुआ भाई, रासायनिक अभिक्रिया हुई ना। गैस का उत्सर्जन, खाना पक रहा है तो क्या होता है, उसमें से गैस भी निकलती है ना, यानी कि जो महक होती है वो तो हवा के साथ ही दूर दूर तक जाती है पकते हुए खाने की, कच्चे खाने की महक नहीं जाती है बाहर। तो क्या है, गैस का उत्सर्जन कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा तापमान में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो टेम्परेचर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। हमारा खाना भी क्या होता है, कच्चे मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है कम होता है, पकते हुए खाने का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चारों परिवर्तन अगर हो रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन है, तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा कई बार एग्जाम में आ जाती है कि रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में अगर आ जाए तो हमें लिखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक, अभिकारकों एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको सिंबल्स के रूप में लिखना, शॉर्ट करके लिखना, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण या इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर इस मैग्नीशियम को हम पूरा हिंदी में लिख देते हैं मैग्नीशियम, हमारे शब्दों में इस ऑक्सीजन को लिख देते शब्दों में ऑक्सीजन, यहाँ पर हम लिख देते इसे शब्दों में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो क्या होता, अच्छा लगता क्या और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, क्योंकि हमें कई बार इतनी सारी इक्वेशंस लिखनी होती है, टाइम बचाना होता है, तो फिर हम उसे शब्दों में नहीं लिख सकते थे। तो घंटों का काम मिनटों में करने के लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर इन्हें शब्दों में न लिख करके सिम्बल्स के रूप में लिखा गया है, और इसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका समीकरण के प्रकार, यानी कि जो इक्वेशंस होती है यह कितने टाइप की हो सकती है। तो ये इक्वेशंस हमारे 3 टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी होती है शब्द समीकरण, सेकंड हमारी होती है ढांचा समीकरण, और थर्ड हमारी होती है पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण। ठीक है, इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देख लेते हैं।
शब्द समीकरण में क्या होता है, ऐसे समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को सूत्रों में न लिख करके शब्दों में लिखा जाता है। यानी कि हमारे जो शब्द समीकरण होते हैं वहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम उसके सिंबल्स में नहीं लिखते हैं, उसे पूरी तरीके से शब्दों में लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, मैग्नीशियम को हमने Mg नहीं लिखा है, ऑक्सीजन को O2 नहीं लिखा है, बल्कि खोल खोल कर शब्दों में लिखा है। यही हमारा शब्द समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाता है ढांचा समीकरण। इसे स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ये स्केलेटल इक्वेशंस कहना ही इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान न हो तो यह समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। यानी इस समीकरण में क्या होता है कि जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वह समान नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या हम टोटल करेंगे तो कुछ और होगी, यहाँ पर टोटल करेंगे तो कुछ और होगी। यह सिर्फ मोटे तौर पर दर्शा दिया जाता है कि कहाँ पर किसे मिला करके क्या बनेगा, एक मोटे मोटे तौर पर बता दिया जाता है। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा कुछ करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो एक एक दिन में कई कई इक्वेशंस लिखते हैं। अगर वो हर इक्वेशन में परमाणुओं की संख्या जो है काउंट करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यानी इसका जो लेफ्ट है और यह जो राइट है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। आगे इसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इक्वेशन को बैलेंस करने वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो आप इसे और भी अच्छे से समझ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन का टाइप आपका हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, मीन्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो तो यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। यानी ढांचा में हमने देखा था परमाणुओं की संख्या जो थी वह समान नहीं थी, लेकिन संतुलित यानी बैलेंस्ड में जो परमाणुओं की संख्या है वह कैसी होगी, समान होगी। यानी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो होगी वह समान होगी। यह चीज़ और मैं आगे अच्छे से आपको समझाऊंगी। सूत्रों में परमाणुओं की संख्या को कैसे काउंट करना यह भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को हमारा यह वीडियो देखते रहना होगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः स्मॉल g, स्मॉल l, AQ तथा स्मॉल s से दर्शाया जाता है। यानी कि हमारा जो यह अभिकारक है, यह इसकी क्या अवस्था है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस फॉर्म में है, उसे यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया जाता है ताकि देखने पर हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि क्या अवस्था है इसकी। देखिए यहाँ पर जो H2S है यह गैसियस फॉर्म में है, जो ऑक्सीजन है वह गैसियस फॉर्म में है, जो H2O है पानी है वह लिक्विड के फॉर्म में है, तथा जो SO2 है वह गैसियस फॉर्म में है। इसे इस तरीके से दर्शाया जाता है, तभी यह हमारी इक्वेशन है, एक कंप्लीट इक्वेशन होती है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इस वीडियो का, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें पता लगाना होगा कि हमें जो सूत्र दिए गए हैं उस सूत्र में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अगर आपको कोई सा भी जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो सूत्र के रूप में ही दिया जाएगा, तो अगर उसे देखते बराबर ही आप उसमें परमाणुओं की संख्या को काउंट कर लेंगे तो आपको जो है आपकी इक्वेशन को बैलेंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े ही आराम से लॉजिक लगा पाएंगे कि इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें। तो यहाँ पर देखिए, जो ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, इस फॉर्मूले में टोटल परमाणु कितने हैं।
तो यहाँ पर देखिए आयरन जो है Fe, आयरन क्या है, एक धातु है, और इस आयरन में यहाँ पर कितने परमाणु दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं 3, और जो ऑक्सीजन है गैस है उसके कितने परमाणु दिए गए हैं, उसके दिए गए हमें 4 परमाणु। यहाँ देखिए आयरन में परमाणुओं की संख्या है 3 और ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या इस फॉर्मूला में दी गई है 4। ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं H2SO4 में। H2SO4 में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2, क्योंकि यहाँ पर H के जस्ट साइड में क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 2। सल्फर की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ जो सल्फर है उसके पास में कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसीलिए हम कहेंगे कि सल्फर की परमाणु संख्या यहाँ पर इस सूत्र में 1 होगी। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, देखिए ऑक्सीजन के साइड में यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है 4, यानी इस सूत्र में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होगी 4। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक रासायनिक सूत्र में परमाणुओं की संख्या को किस तरीके से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड कंडीशन होती है कि किसी भी रासायनिक सूत्र में आगे कोई डिजिट दे दी जाती है, जैसे यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी दे दिया होता है, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो हमें बताया ही नहीं, यहाँ पर हम कैसे काउंट करें। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये जो 2 लिखा हुआ है यह आयरन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसे देखिए हम कैसे काउंट करेंगे। तो इस स्थिति में आयरन में परमाणुओं की संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, 3 तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे कि 3 तो इसको सेपरेटली दे दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, लेकिन ये 2 इसके लिए एप्लीकेबल है और इसके लिए भी है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 2, 3 × 2 = 6। तो इस कंडीशन में, इस फार्मूला में आयरन की परमाणु संख्या होगी 6। यह जो हमने सिंबल लगाया है ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये सिस्टम में ये फ्लोर टाइप का ऐसे ही बनता है। सेकेंड देख लीजिए, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या, इस केस में ऑक्सीजन में परमाणुओं की कितनी संख्या होगी आप उसे भी अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के आगे लिखा है 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 2 जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 2 = 8, यानी इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होगी 8। तो यहाँ पर टोटल परमाणु कितने हो जाते हैं यह आप देख लीजिए अच्छे से। इस केस में देख लीजिए परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में लिखा है 2 × 3, क्योंकि ये 3 इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है, तो 2 × 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6। सल्फर में परमाणुओं की संख्या कितनी, यहाँ पर देखिए सल्फर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो हम वहाँ परमाणु की संख्या मानेंगे 1, तो यहाँ 1 × 3, तो कितनी हो जाएगी सल्फर में हो जाएगी हमारी 3। अब ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ ऑक्सीजन के साइड में लिखा है 4 और ये 3, तो 4 × 3 = 12, तो ऑक्सीजन में टोटल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 12। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर किसी भी केमिकल फॉर्मूला के आगे कोई डिजिट लिखी हुई होती है तो वह सबके लिए एप्लीकेबल होती है। अब देखिए सबसे मज़ेदार बात है कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा देने वाली हूँ। एक टेबल के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा। यहाँ पर देखिए H2 + Cl2 = HCl, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर बैलेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, इस तरह से एक टेबल जो है वह बना लेना होगा। यहाँ पर हम हाइड्रोजन की परमाणु संख्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर हम क्लोरीन की परमाणु संख्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी कि यह जो है
यह हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट और यह जो है यह हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड का पार्ट। तो लेफ्ट में हमें इधर के परमाणु संख्या काउंट करना है और राइट में हमें इधर की परमाणु संख्या काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वह लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 2 है। ये देखिए यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है कितनी, 2। इसके बाद में देखिए राइट में हमारी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन के साइड में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इसे 1 मानेंगे। अब देखिए लेफ्ट में हमारे क्लोरीन की परमाणु संख्या है 2, यहाँ क्लोरीन के साइड में लिखा है 2 और राइट में हमारी क्लोरीन की परमाणु संख्या है 1, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1। अब हमें लॉजिक लगाना है कि हम इस इक्वेशन में ऐसा क्या करें कि इस और इस ओर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो जाए, यानी यहाँ हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं इस ओर भी हाइड्रोजन के उतने ही परमाणु हो जाएं। तो आपको लॉजिक लगाना है। सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो इधर और इधर दोनों कंडीशन में, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसके राइट में है ना, राइट वाले पार्ट में 2 से गुणा कर देना है। देखिए ये टेबल में मैंने कर दिया है और यहाँ पर राइट में हमने 2 लगा दिया है। अब देखो अब हम काउंट करते हैं, ये लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड। लेफ्ट में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या 2 है। राइट में भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, क्योंकि 2 आगे लिखा है और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब क्लोरीन की लेफ्ट में कितनी है परमाणुओं की संख्या, क्लोरीन में कितनी है, 2 है और राइट में भी क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए और 2 × 1 ये हो जाएगा हमारे क्लोरीन के लिए। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा Fe + H2O, इससे बनता है Fe3O4 + H2। यह पहले वाले इक्वेशन से थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप बहुत ही इजी वे में इसे समझ जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसा 3×3 का यह टेबल बना लीजिए। इस ओर आपको लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड और इधर लिखना है राइट हैंड साइड। यहाँ पर हो जाएगा लेफ़्ट में आपके आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 1 और राइट में आयरन के परमाणुओं की संख्या है 3। लेफ्ट में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है 2 और राइट में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 2। लेफ्ट में आपकी आयरन की ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 1, लेकिन राइट में आपकी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हो जाएगी 4। अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं और दोनों साइड में यानी लेफ्ट में और राइट में हम परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट में हमारा आयरन है वो कितना है, 1 है, लेकिन राइट में 3 है। तो अगर यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आयरन की परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया है। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, यहाँ पर है कितने हाइड्रोजन, राइट में है 2 और लेफ़्ट में भी है हमारे 2। तो इसे हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे किसके, ऑक्सीजन की। तो लेफ़्ट में ऑक्सीजन है हमारा 1, लेकिन राइट में ऑक्सीजन है हमारा 4। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगा देंगे 4। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया 4। तो अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो लेफ़्ट में और राइट में दोनों साइड में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमारे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो गड़बड़ा जाती है। वो देखिए कैसे, क्योंकि ये 4 हमने जो लगा दिया है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा 4 × 2, यानी कि कितना हो गया है, 8 हो गया है। और यहाँ पर तो H2 दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि यहाँ भी 4 लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8।
तो ये हमारी जो इक्वेशन है वह इस तरह से बैलेंस हो जाती है। यहाँ पर हमने लगाया 3, यहाँ पर हमने लगाया 4 और यहाँ पर भी हमने लगाया 4। तो ये देखिए दोनों साइड लेफ्ट में भी और राइट में भी हमारे परमाणुओं की संख्या बराबर यानी इक्वल हो जाती है। यहाँ देखिए 3 आयरन, यहाँ पर भी 3 आयरन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 × 2 8, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 4 × 2 8, यहाँ पर देखिए हमारा ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर भी देखिए हमारे ऑक्सीजन 4, यानी कि हमारी जो यह इक्वेशन है ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। देखिए जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था वहाँ पर था कि हमें दी गई समीकरण को संतुलित करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित समीकरण को आपको चेक करना है कि यह बैलेंस है या नहीं है, इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि यह संतुलित है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है Zn + H2SO4, इससे बना है ZnSO4 + H2। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में चेक करते हैं परमाणुओं की संख्या। तो पहले आप लोगों को ऐसा टेबल बना लेना है, बीच में लाइन डाल करके एक तरफ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ लिखना है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट में देखिए जिंक में कितने परमाणु हैं, जिंक में है 1, ये लिख दिया हमने 1। अब हाइड्रोजन में देखिए लेफ्ट में कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन में यहाँ दे रखा है 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब सल्फर में देखिए लेफ्ट में कितने परमाणु हैं, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखी गई है यानी कि 1 है। ऑक्सीजन में देखिए लेफ्ट में दिए गए हैं परमाणुओं की संख्या 4। अब यही हम राइट में देख लेते हैं। राइट में हमारा जो जिंक है वहाँ पर है परमाणुओं की संख्या 1। राइट में हमारा जो हाइड्रोजन है वहाँ है परमाणुओं की संख्या 2। सल्फर जो है राइट में वहाँ है परमाणुओं की संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या दे रखी है 4, यानी कि दोनों साइड में इक्वल है 1 2 1 4 1 2 1 4। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे परमाणुओं की जो संख्या है वह इक्वल है सभी में। जैसे जिंक में 1 है, यहाँ पर भी जिंक में 1 है, हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन में 2 है। इसी तरीके से सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4 है, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4 है। तो यह जो हमारी समीकरण है यह पूर्ण तरीके से संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे यह समीकरण संतुलित है। ठीक है, यह हो गया हमारा आंसर। इन लास्ट में आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि किसी भी इक्वेशन को, समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अलग अलग तत्वों को छांट करके देखना है, उनको सबको अलग अलग तोड़ लेना है और देखना है कि हर एक तत्व में परमाणु की संख्या कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उन्हें अच्छे से काउंट कर लेना है और फिर हमारा लॉजिक लगा के दोनों साइड में उन्हें बराबर करने की कोशिश करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग बताना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट्स भी मुझे दीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।